एवरीवन, दिस इज रक्षा रघुवंशी और इस लेक्चर में हम इंडियन पॉलिटी से इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। संविधान का परिचय, हमारा संविधान कैसे बना, संविधान बनाने के लिए संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन किया गया था, इसके बारे में हम सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर में। ये लेक्चर आपका पीसीएस एग्जाम के लिए होगा, बाकी सभी एग्जाम के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस इज मी रक्षा रघुवंशी। संविधान, पहली बात तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। तो संविधान एक लिखित दस्तावेज है। लिखित दस्तावेज मतलब कि रिटन डॉक्यूमेंट है। रिटन डॉक्यूमेंट है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। इस डॉक्यूमेंट में लिखा क्या गया है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा गया है कि यहाँ पे जो इंडिया में जो लोग रहते हैं वो किस तरह से, वह यहाँ पे क्या प्रोसीजर होगा सारी चीज़ों का, गवर्नमेंट किस तरह से चलेगी, यहाँ पे यहाँ के लोगों को कौन कौन से राइट्स मिलेंगे, कौन कौन सी ड्यूटीज होंगी उनकी, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें हमारे इस संविधान में लिखी गई हैं। तो ये एक लिखित दस्तावेज है, एक रिटन डॉक्यूमेंट है, ठीक है। ओके, तो हमारा संविधान लिखित दस्तावेज है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा रिटन डॉक्यूमेंट है, ठीक है। ओके, अब देखते हैं 1922 में महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा। तो हमारे देश पे अंग्रेजों का शासन था पहले, तो उनके हिसाब से ही चलती थी हमारी चीजें। अब क्या हुआ, भारत के जो लोग थे उन्होंने सोचा कि हमारे लिए एक तो अंग्रेज हमारे देश से जाएं, दूसरी चीज क्या, हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन हो जिसके हिसाब से हम आगे काम करें, ठीक है। तो ऐसा सोचा। इसमें सबसे पहले 1895 में, कब, 1895 में स्वराज विधेयक आया था जो जिसमें संविधान सभा की बात की गई थी बाल गंगाधर तिलक ने। उसके बाद 1922 में महात्मा गांधी ने बोला था कि भारत का संविधान भारतीयों के हिसाब से होगा, ठीक है। उसके बाद फिर मोतीलाल नेहरू ने बोला, फिर उसके बाद औपचारिक रूप से सबसे पहले बात की गई जो कि किसने की थी, एम.एन. रॉय ने, ठीक है। सबसे पहले किसने की थी, एम.एन. रॉय ने। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इन्होंने औपचारिक रूप में बोला था और दूसरी चीज ये एग्जाम में भी काफी बार पूछा गया है। तो इन सब ने पहले बात की थी पर इनडायरेक्टली, पर डायरेक्टली अगर हम बात करें तो सबसे पहले एम.एन. रॉय ने बोली थी, ठीक है। अब एम.एन. रॉय के बोलने के बाद फिर क्या हुआ, फाइनली कांग्रेस ने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर पहली बार 1935 में संविधान सभा की मांग रखी। इस 1935 में इन्होंने मांग रखी तो फिर ब्रिटिश सरकार ने 1940 में अगस्त प्रस्ताव जो आया था उसमें कांग्रेस की इस मांग को स्वीकार लिया। अब ये अगस्त प्रस्ताव तो हमने रिजेक्ट कर दिया था, इंडिया से भगा दिया गया था इस अगस्त प्रस्ताव को। फिर क्या हुआ, 1942 में क्रिस्प प्रस्ताव आया जिसमें इस जो मांग थी, इसको संविधान सभा की मांग को, उसको स्वीकारा गया, लेकिन इसको भी नहीं माना गया। फिर बाद में 1946 में कैबिनेट मिशन आया था। इस कैबिनेट मिशन योजना के तहत इसको भारत में लाया गया था, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान सभा का निर्माण किस मिशन के द्वारा भारत में आया था, ब्रिटिशर्स ही लेके आए ना, तो भारत के संविधान का निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया गया। उस संविधान सभा की स्थापना 1946 की कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत की गई। इससे पहले भी कई बार हो गया था, 1942 में भी आ गया था, अगस्त प्रस्ताव में भी आया था, लेकिन हमने उनको स्वीकारा ही नहीं। तो फाइनली 1946 के बाद कैबिनेट मिशन जो आया था, ये योजना जो आई थी, उसमें संविधान सभा के गठन की बात कही गई थी, ठीक है। इस कैबिनेट मिशन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। इस टाइम पर ब्रिटेन में इलेक्शंस हुए और लेबर पार्टी की सरकार बन गई। उस सरकार की जो कैबिनेट थी, उस कैबिनेट के 3 लोग कैबिनेट मिशन में जोड़े गए थे। ये सर स्टेफर्ड क्रिस्प, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस और ए.बी. अलेक्जेंडर, ठीक है। ये 3 सदस्य इस जो आपका कैबिनेट मिशन था इसके सदस्य थे। ये स्टेफर्ड क्रिस्प वही थे जो क्रिस्प मिशन के हेड थे, ठीक है। इन्हीं के नाम पे क्रिस्प मिशन को क्रिस्प मिशन बोला गया, ओके। तो यहाँ पे ये चीज हुई। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये जो संविधान सभा की बात हो गई, अभी यहाँ पे संविधान सभा के लिए बोल दिया गया। अब बोल दिया गया तो क्या हो, आगे संविधान सभा का गठन कैसे हो, तो इसके लिए इलेक्शन कराए गए। इलेक्शन किस तरह से कराए गए, इंडिया में इलेक्शन कराए गए थे जिसमें संविधान सभा की 389 सदस्य होने थे, 389 सदस्य, ठीक है। ये जनसंख्या के हिसाब से किए गए थे। 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट थी, ठीक है। ओके, 389 सदस्य टोटल थे। अब उनमें से 292 जो थे वो उन प्रांतों से थी जिन पर पूर्ण शासन था, किसका, ब्रिटेन का। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का पूर्ण शासन था, वहां से 292 सदस्य चुनकर आने थे, उन प्रांतों के प्रतिनिधि आने थे, ठीक है। फिर 4 केंद्र शासित प्रदेशों से जो कि थे बलूचिस्तान, कुर्ग, अजमेर, मेवाड़ और दिल्ली, यहाँ से आने थे, ठीक है। तो पूर्ण शासन जहाँ पे ब्रिटेन का था वहां से कितने आने थे, 292। फिर 4 कमिश्नरी प्रांतों से आने थे जो कि कहाँ कौन कौन से थे, बलूचिस्तान, कुर्ग, अजमेर, मेवाड़ और दिल्ली। और 93 जो सदस्य थे वो आने थे देसी रियासतों से जहाँ पे राजाओं का राज था,
ठीक है। देसी रियासतों से इलेक्शन नहीं होने थे, यहाँ पे जो भी राजा थे वो अपने यहाँ से एक मेंबर चुनकर दे देंगे, बता देंगे कि भाई ये हमारी तरफ से आ गए, ठीक है। तो देसी रियासतों से 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से आने थे, ठीक है, और 292 जहाँ पे ब्रिटेन का पूर्ण शासन था वहां से आने थे, ठीक है। ओके, तो ये हुआ। अब ये जो इलेक्शंस थे ना वो 3 चीजों में विभाजित हुए। किस तरह से? यहाँ पे जनसंख्या के हिसाब से वो पहली चीज, तो इनमें से कुछ तो जनरल वाले लोग थे और मुस्लिम सीट्स थी और सिख समुदाय की, 3 तरह से इनका विभाजन हुआ, ठीक है। मुस्लिम, सिख और जनरल, ठीक है, साथ है। क्लियर है? अब देखते हैं चुनाव जुलाई अगस्त में कराए गए 1946 में। चुनाव में कांग्रेस ने 208 सीट्स दी थी। कांग्रेस को कितनी सीट्स मिली? 208 सीट्स मिली, मतलब ज्यादातर सीट्स किसको मिली? कांग्रेस को मिली। मुस्लिम लीग को 73 सीट्स मिली थी। छोटे समूह जो थे और निर्दलीय समूह थे उनको 15 सीट्स मिली थी, ठीक है। तो यहीं से मुस्लिम लीग को लगने लगा कि नहीं नहीं हमें तो दूसरा देश चाहिए, और इस तरह से पहले से भी मुस्लिम लीग को लग रहा था। आपने हिस्ट्री देखी होगी, हिस्ट्री में आपने पढ़ा था कि मुस्लिम लीग का हमेशा से ये था कि नहीं हम तो अपना दूसरा देश बनाएंगे क्योंकि हम माइनॉरिटी में हैं, ठीक है। तो कांग्रेस ने यहाँ पे ज्यादा सीट्स जीती और मुस्लिम लीग ने कम की थी। अब मुस्लिम लीग ने इस संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया, ठीक है। अब आगे देखेंगे फिर संविधान सभा की कार्रवाई किस तरह से हुई। तो पहली बैठक हुई थी संविधान सभा की जिसमें 211 सदस्य थे, 211 सदस्य। इसमें कितने होने चाहिए थे? 389, कितने रह गए? 211, ठीक है। पहली बैठक में पूछे जाते हैं ये कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसका मुस्लिम लीग जो 73 सीट्स थी इन्होंने बहिष्कार कर दिया। अब आप इसमें से इसको माइनस करें तो भी ये प्लस करें तो आपका 389 नहीं आएगा। इसका मतलब ये है कि मुस्लिम लीग के अलावा और भी बहुत लोग नहीं आए थे। तो देसी रियासतों के जो 93 सदस्य थे ना, इसमें से भी काफी नहीं आए थे। क्यों नहीं आए थे? क्योंकि इन्होंने अभी तक डिसाइड नहीं किया था कि ये जो संविधान सभा जो हमारा संविधान बना रही है, जो भारत के लिए बना रही है, तो भाई ठीक है संविधान बना लोगे, भारत के लिए बना लोगे, लेकिन हमें तो अभी पता ही नहीं कि हम इस भारत में जाएंगे भी या नहीं जाएंगे। हम यही अपना अलग ही रियासत चलाएंगे या किसी दूसरे देश के साथ, मतलब पाकिस्तान के साथ मिल जाएंगे, या क्या करेंगे हम। तो इन्होंने अभी तक कुछ डिसाइड नहीं किया था, तो इन्होंने भी काफी लोग नहीं आए थे। 73 सीट्स जो मुस्लिम लीग थी उसने बहिष्कार कर दिया था, तो फाइनली 211 सदस्य बचे थे, ठीक है। अब ये 9 दिसंबर को एक चीज और याद रखनी है, इस पहली बैठक में इसका अध्यक्ष चुना गया था, इस संविधान सभा का अध्यक्ष। तो ये 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। किसको चुना गया था? इस संविधान सभा में जितने भी लोग थे ना, उनमें से जो सबसे ज्यादा एजेड है, ठीक है, सबसे वरिष्ठ सदस्य जो थे, जो कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, इनको अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। अस्थायी मतलब कि आगे चल के इनको चेंज कर दिया जाएगा। अब इसके 2 दिन बाद, 9 के बाद 11 को 2 दिन बाद फिर वापस से बैठक हुई जिसमें इनको हटा दिया गया था, ठीक है, दूसरा सदस्य चुन लिया गया था। तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर को हुई थी और इसमें मुस्लिम लीग ने बहिष्कार कर दिया था, 211 सदस्य थे, ठीक है। रियासतों ने चुनाव से दूर रहने का फैसला लिया था, उनकी सीट्स खाली रह गई थी। इसमें बाद में रियासतें आ गई थी, लेकिन हैदराबाद जो रियासत थी ना, उसके प्रतिनिधि लास्ट तक शामिल नहीं हुए थे। तो संविधान सभा में हैदराबाद रियासत के प्रतिनिधि शामिल नहीं हुए थे। आपको पता होगा हैदराबाद रियासत पे आर्मी उतारी गई थी और उसके बाद हैदराबाद रियासत को इंडिया में मिलाया गया था, ठीक है। तो ये हैदराबाद रियासत के प्रतिनिधि इसमें शामिल नहीं हुए थे। क्लियर है? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये काम किया था। अब देखते हैं फिर 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना की स्वीकृति के बाद 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना इसको स्वीकार कर लिया गया और इसके बाद अधिकांश रियासतों के लोग इसमें शामिल हो गए थे, ठीक है। पहले रियासतों ने मना कर दिया, उसके बाद फिर ये शामिल हो गए। इस योजना के बाद एक अन्य महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ जिसमें संविधान सभा की पूरी तरह से एक संप्रभु निकाय घोषित कर दिया गया था। संप्रभु निकाय क्या? लॉर्ड माउंटबेटन, अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा लॉर्ड माउंटबेटन ने क्या किया था कि भाई हम तुम्हें पूरा का पूरा देके जा रहे हैं, तुम अपना देश खुद से बनाओ। तो ये जो संविधान सभा है इसको पूरी तरह से चार्ज दिया गया था। तो संप्रभु निकाय घोषित कर दिया गया था जिसका खुद पर पूरा अधिकार है, ठीक है। उसे विधानसभा के रूप में स्वीकार कर लिया गया था, ठीक है। यहाँ जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उसके बाद इंडिया में क्या चीज चली थी कि भाई अब आप अपने हिसाब से अपना देश संभालें, और ये यहाँ पे इसको संप्रभु निकाय घोषित कर दिया गया था, ठीक है। 11 दिसंबर को 2 दिन बाद ही 9 के बाद 11 दिसंबर को दूसरी बैठक हुई जिसमें संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। और ये किसको चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे? हमारे पहले राष्ट्रपति थे। इन्हीं को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था, ठीक है। इसके साथ साथ एस.सी. मुखर्जी को उपसभापति चुन लिया गया था, ठीक है। तो राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष और उपसभापति किसको चुना गया था? एस.सी. मुखर्जी को, ठीक है। क्लियर है? अब देखते हैं
सर बी एन राव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सर बी एन राव जो थे वो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, ठीक है। वो सिविल सेवा के सदस्य रह चुके थे और कलकत्ता उच्च न्यायालय के ये न्यायाधीश रह चुके थे, कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायाधीश रह चुके थे और सिविल सेवा के सदस्य रह चुके थे, ठीक है। और बाद में ये जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री भी रहे थे, सर वेनेगल नरसिंह राव, ठीक है। 1947 में इन्होंने संविधान सभा का जो संविधान का प्रारूप था उसको तैयार किया और प्रारूप समिति ने जिस पर विचार किया था और 21 फरवरी 1948 को उसको परिचालित किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे इसके अलावा इनके बारे में एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आता है एग्जाम में, वर्मा म्यांमार जो है, जो भारत से लगा हुआ है, वर्मा म्यांमार जिसका नाम है, उसके संविधान का प्रारूप भी बी एन राव ने ही किया था। तो भारत का प्रारूप भी तैयार किया था और जो वर्मा म्यांमार है उसका प्रारूप भी उन्होंने तैयार किया था। क्लियर है। अब नेक्स्ट देखते हैं, मुस्लिम लीग ने संविधान सभा से अपने सदस्यों को वापस बुला लिया, ठीक है। इसके फलस्वरूप संविधान सभा के सदस्यों की संख्या घटकर 299 रह गई, ठीक है। 299 फिर बाद में इसकी संख्या रह गई और पहली बैठक में 211 थी। ओके, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा ने 22 समितियों का गठन किया। अब ये समितियों का गठन किस लिए किया गया था? ये समितियां बताने वाली थी कि हमें काम क्या करना है, किस तरह से करना है। इसमें से जो 10 समिति थी वो संविधान निर्माण संबंधी विषयों पर से संबंधित थी, मतलब संविधान निर्माण के लिए जो विषय थे उनसे संबंधित थी 10 समितियां और 12 समितियां थी वो कानूनी मामलों से संबंधित थी। अब समितियों द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्टों के आधार पर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में गठित एक 7 सदस्यीय समिति बनाई गई जिसको बोला गया प्रारूप समिति। इसने संविधान का एक मसौदा तैयार किया गया, इसीलिए इसको मसौदा समिति भी बोलते हैं, जिसे जनवरी 1948 में प्रकाशित कर दिया गया था। अब ये क्या हुआ, 22 समितियां बना ली गई संविधान के निर्माण के लिए। इन समितियों ने अपना अपना काम किया, जिनको संविधान निर्माण संबंधी विषय दिए गए थे उन्होंने उससे संबंधित रिपोर्ट दी और जो 12 समितियां थी जो कानूनी मामलों से संबंधित थी उन्होंने उससे रिपोर्ट दी और जो रिपोर्ट मिली उसके आधार पर इन रिपोर्टों के आधार पर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में, जिसके अध्यक्ष कौन थे, बी आर अम्बेडकर थे, एक समिति गठित की गई थी जिसको बोला गया था प्रारूप समिति या मसौदा समिति, जो 7 सदस्य थे इसमें। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी। इसने इस पूरे संविधान का मसौदा तैयार किया इन रिपोर्टों के आधार पर और जिसे जनवरी 1948 में प्रकाशित कर दिया गया था, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये संविधान सभा जो थी उसके काम क्या क्या थे। सिर्फ संविधान बनाना, तो सबसे मेन काम तो इनका क्या था, संविधान का मसौदा तैयार करना, मतलब संविधान बनाना, बेसिकली डॉक्यूमेंट तैयार करना। और मई 1949 में इन्होंने राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का अनुमोदन किया था, ठीक है, मई 1949 में, ठीक है। अब इन्होंने जुलाई में 22 जुलाई 1947 को हमारा जो ध्वज है, राष्ट्रीय ध्वज, उसको अपनाया था। कब, 22 जुलाई 1947 को। 24 जनवरी 1950 को इन्होंने राष्ट्रीय गीत को अपनाया था, ठीक है, राष्ट्रीय गीत को अपनाया था और 24 जनवरी 1950 को ही इन्होंने राष्ट्रीय गान को अपनाया था। ये दो एक ही डेट है, 24 जनवरी 1950, राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान। राष्ट्रीय गान कौन सा है हमारा, जनगण मन। राष्ट्रीय गीत कौन सा है हमारा, वंदे मातरम। किसने लिखा है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। और राष्ट्रीय गान किसने लिखा है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था, किसने, संविधान सभा ने, ठीक है। अब 24 जनवरी 1950 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निर्वाचित हुए थे, 24 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को हमारा गणतंत्र दिवस है, ठीक है। तो ये संविधान सभा के काम थे। और राजेंद्र प्रसाद से पहले कौन थे, ये संविधान सभा के अध्यक्ष थे, राजेंद्र प्रसाद, जिनको भारत का राष्ट्रपति बना दिया गया था, ठीक है। जनता को इस प्रारूप पर विचार करने के लिए, संशोधन सुझाने के लिए 8 महीनों का समय दिया गया था। ये जो प्रारूप तैयार किया गया था उसके लिए कितने महीनों का टाइम दिया गया था, 8 मंथ्स का टाइम दिया गया था। अब इसमें काफी सारे संशोधन हुए, सुझाए, उन पर डिस्कशन हुआ और उसके बाद प्रारूप को संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को लास्ट में अपना लिया गया था, 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। और इस पर संविधान सभा के अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षर कर दिए गए थे, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं ये जो मसौदा समिति या प्रारूप समिति कौन थी जिसने काम किया। बेसिकली ये जो समिति थी संविधान सभा की कई समितियों में से एक थी। इसके अंतर्गत सदन समिति, प्रक्रिया समिति और अन्य कई समितियां थी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें वो मसौदा समिति थी, ठीक है। इसका गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था और नए संविधान का जिसको क्या करना था, मसौदा तैयार करना था। मतलब ये बहुत सारी समितियां थी, उनमें से एक थी लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट थी और इसका गठन कब किया गया था, 29 अगस्त 1947 को, जिसने संविधान का मसौदा तैयार किया, ठीक है। अब इस संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी उसमें कौन कौन से सदस्य थे ये पूछे जाते हैं एग्जाम में।
डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इसकी अध्यक्ष थी, सभापति थी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ठीक है। इसीलिए इनको संविधान का निर्माता बोला जाता है, मेन काम इन्होंने किया था। इसके और कौन कौन सदस्य थे, तो एन गोपालस्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला और बी एल मित्तल और बी पी खेतान, ये इसके सदस्य थे। बी एल मित्तल की तबीयत खराब हो गई थी और इसके बाद इन्होंने रिजाइन कर दिया था। तो इनके बाद एन माधवन राव को नियुक्त कर लिया गया था, तो ये नाम आपको याद रखना है, एन माधवन राव। और डीपी खेतान की भी अचानक डेथ हो गई थी 1948 में, और इसके बाद इनकी जगह पे टी कृष्णमाचारी को इसका सदस्य बना लिया गया था। तो ये 6 सदस्य थे संविधान सभा की प्रारूप समिति में। यहाँ पे ये मुस्लिम सदस्य थे मोहम्मद सादुल्ला, ठीक है, के एम मुंशी, अल्लादी कृष्णा स्वामी, एन गोपाल स्वामी अयंगर और बी एल मित्तर, जिनकी जगह पे फिर एन माधवन राव को बनाया गया था और डीपी खेतान की जगह पे टी कृष्णमाचारी को बनाया गया था। तो आपको सभी याद रखना है। अब संविधान का निर्माण कितने टाइम में किया गया, तो 2 वर्ष 11 मंथ और 18 दिन लगे थे, लगभग 3 साल, ठीक है। संविधान के अधिकतर भाग जो थे वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुए थे, लेकिन कुछ भाग थे जैसे कि नागरिकता, चुनाव कराने थे इससे पहले ही, तो ये वाले पहले ही हो गए थे, अस्थायी संसद और कुछ अन्य अस्थायी प्रावधान तुरंत ही, मतलब कब, जिस दिन हमारी प्रस्तावना हुई थी 26 जनवरी 1949 को, इसी दिन लागू कर दिए गए थे, ठीक है। और 26 जनवरी 1949 को हमारा विधि दिवस मनाया जाता था, विधि दिवस। लेकिन अभी 2015 में इसका नाम बदल के संविधान दिवस रख दिया गया था। ये 2015 को बी आर अम्बेडकर की 125वीं वर्षगांठ थी, जिसके टाइम पर इसका नाम बदल के विधि दिवस का नाम 26 नवंबर को जो था उसको क्या बदल के कर दिया गया, संविधान दिवस कर दिया गया, ठीक है। ओके, अब देखते हैं संविधान निर्माण की जो समितियां थी। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। मूल अधिकार और अल्पसंख्यक समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। कार्य संचालन समिति के एम मुंशी। देसी रियासत समझौता समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब आपको इसको याद करना है, कैसे करोगे, तो बी आर अम्बेडकर प्रारूप समिति, ये तो आपको पता ही है, प्रारूप तैयार किया। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है संविधान में, सबसे ज्यादा किसका नाम आता है, तो बी आर अम्बेडकर, जिन्होंने संविधान बनाया था मतलब कि उसका प्रारूप तैयार किया था, मसौदा तैयार किया था, जिसके अध्यक्ष कौन थे, बी आर अम्बेडकर। अब यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल, हम जानते हैं कि इन्होंने क्या किया था, लोगों को एकत्रित किया। भारत में जो राज्य नहीं मिलना चाह रहे थे, जो प्रांत नहीं मिलना चाह रहे थे, उनको मिलाया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो इन्होंने प्रांतों को मिलाया, ठीक है, संविधान में, तभी तो बना जब पूरे के पूरे जितने भी प्रांत थे, जो देसी रियासतें थी, उनको मिलाया। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मिलाया था। और ये जो प्रांत थे बहुत कम थे, अल्पसंख्या में थे, तो अल्पसंख्यक समिति और प्रांतीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। संघ शक्ति समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। पहली बात तो जवाहरलाल नेहरू कौन थे, हमारे प्राइम मिनिस्टर, पहले प्राइम मिनिस्टर हमारे जवाहरलाल नेहरू थे। और पूरे देश की शक्ति किसके पास होती है, संघ की शक्ति किसके पास होती है, प्राइम मिनिस्टर के पास। राष्ट्रपति के पास तो सिर्फ नाम का होता है, बाकी प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। तो संघ शक्ति समिति के कौन हो गए, जवाहरलाल नेहरू। कार्य संचालन समिति, इसके कौन थे, के एम मुंशी। तो मुंशी के बिना कार्य संचालित कैसे हो सकता है, तो के एम मुंशी, ठीक है, कार्य संचालन समिति। देसी रियासत समझौता समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकती है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देसी रियासतों को मिलाया था, लेकिन इसके अध्यक्ष कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे कौन थे, ये पूरे का पूरा जो संविधान सभा थी उसके अध्यक्ष थे। तो कोई कुछ भी काम करे, लेकिन रिजल्ट या नाम किसका होता है, जो मेन होता है उसका। तो इन्होंने काम किया, लेकिन पूरा का पूरा क्रेडिट किसको मिला, राजेंद्र प्रसाद को। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो देसी रियासत समझौता समिति के अध्यक्ष थे। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं, है ना, नहीं तो ये नाम काफी सारी समितियां थी तो हम भूल जाते हैं, तो इसलिए इस तरह से आप याद कर सकते हैं इसको। तो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।